हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन चैनल ऑफ होमवर्क कोचिंग। मैं राहुल मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो है बहुत प्यारा सब्जेक्ट जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। So today we are going to start the very important and beautiful subject which is known as thermodynamics. As you all know that this is a very important subject. तो भैया थर्मोडायनामिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है रिगार्डिंग एसएससी जेई, स्टेट जेई, एई के एग्जाम, गेट के एग्जाम या फिर वो ईएसई का एग्जाम हो। हर एग्जाम में थर्मोडायनामिक्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते क्यों हैं, थर्मोडायनामिक्स है क्या। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स है क्या। ठीक है, एक बार हम शुरू करते हैं थर्मोडायनामिक्स के बारे में। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एक हाई लेवल तक चलते जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, जो लोग हिंदी के लिए हैं उनको मैं बता दूं इसको क्या बोलते हैं, आपको पता होगा। इसका नाम है ऊष्मागतिकी। क्या बोलते हैं भैया? ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी, ऊष्मा से गति मिल रही है, मतलब हमको ऊष्मा कुछ ऐसा जुगाड़ करना है अपने सिस्टम में, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि हमको ऊष्मा मिले। उस ऊष्मा को हम कहां कन्वर्ट करेंगे भैया? गति में। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू अबाउट शॉर्ट स्टोरी। आप सबने बाइक देखी होगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, बाइक का पेट्रोल टैंक है, ऊपर से हमने क्या डाला? पेट्रोल। जब बाइक में हमने पेट्रोल डाला, अब वो पेट्रोल आया पेट्रोल टैंक से कहां पे? कार्बोरेटर में। ठीक है, कार्बोरेटर से वो हॉस के थ्रू गया सिलेंडर के अंदर, वहां पे कंबशन हुआ, बर्न हुआ पेट्रोल। जब पेट्रोल बर्न होगा वहां से, तो उसमें से हीट रिलीज होगी और वो हीट क्या करेगी? सिलेंडर के अंदर के पिस्टन को पुश करेगी और उसी पिस्टन से जब पिस्टन मूव करना शुरू करेगा, हम उसमें कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, स्प्रॉकेट, चेन लगा के हम मोशन को ट्रांसफर कर लेते हैं। सो दिस इज बेसिक फंडा अबाउट थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहली बात यह है कि जब थर्मोडायनामिक्स को पढ़िए तो दिमाग को बिल्कुल खुला रखिए और दिमाग से ये निकाल दीजिए कि थर्मोडायनामिक्स एक टफ सब्जेक्ट है। ये उतना ही आसान सब्जेक्ट है जितना कि आपका रीजनिंग का पोर्शन होता है। सो सबसे पहले जब थर्मोडायनामिक्स को पढ़िए तो नाम लीजिए किसका? राधे मां का। राधे मां का नाम तो सुना होगा। राधे मां का नाम लीजिए, बोलिए राधे राधे और स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स। राधे मां वो नहीं, कृष्णा मथुरा गोकुल वाली नहीं, राधे मां ये वाली जिसके बारे में आप जानते हैं। ये राधे राधे नाम लीजिए और स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो देखिए, हम एक पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले हम शब्द का मतलब देखते हैं, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, ऊपर तक जाएंगे। सो डोंट वरी, दिमाग से सारी चीजों को डिलीट करिए, सिर्फ थर्मोडायनामिक्स को दिमाग की मेमोरी में फिट रखिए। रैम को बढ़ाइए और मेमोरी में सिर्फ थर्मोडायनामिक्स को फिट रखिए। क्लियर? आइए सबसे पहले हम देखते हैं थर्मोडायनामिक्स वर्ड का मतलब। देखिए, ये जो थर्मोडायनामिक्स का वर्ड है ना, ये किस चीज से बना हुआ है? पहले ये देखिए, ये बना हुआ है थर्मो प्लस डायनामिक्स। थर्मो प्लस डायनामिक्स। क्लियर? अब ये जो थर्मो है ना, थर्मो, इसका मतलब क्या है? हीट। थर्मो का मतलब क्या है? हीट। हीट का मतलब ऊष्मा। हीट का मतलब ऊष्मा। इतना क्लियर है? अब आइए डायनेमिक के सेक्शन में। डायनेमिक के बारे में अगर हम देखें तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है? मोशन। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है भैया? गति। मोशन का मतलब होता है गति। क्लियर है? तो मोशन का मतलब होता है गति और थर्मो का मतलब होता है हीट। अब ये गति से क्या होगा? जब भी हमको वेलोसिटी मिलेगी, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बाइक है, मान लीजिए बाइक जमीन पे खड़ी है, आपने बाइक को स्टैंड लगाया और बाइक जमीन पे खड़ी है। अब उस बाइक को आपको मूव कराना है। मान लीजिए आपने बाइक को स्टार्ट नहीं किया, बट स्टिल आपको बाइक को मूव कराना है। आप क्या करोगे?
बाइक को अगर आपको वेलोसिटी देनी है, यू जस्ट हैव टू पुश द बाइक। आप बाइक को पीछे से पुश करोगे, इनडायरेक्टली आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। फोर्स लगाओगे किस लिए, बाइक को वेलोसिटी देने के लिए। मतलब जब भी आपको वेलोसिटी देनी है आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो मोशन का मतलब है गति, और जब गति हमको चाहिए तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, पावर। मतलब जब हमको गति चाहिए तो हमको गति से क्या मिल जाएगा, पावर। कैसे, फोर्स इंटू वेलोसिटी। जितना फोर्स लगा रहे हो जितनी वेलोसिटी से चलाना है, सिंपल सी बात है, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। एकदम कूल, जस्ट स्टे कूल। चाय का कप लेकर बैठो और आराम से लेक्चर को देखो, एकदम बढ़िया प्यार से। क्लियर? अब हमको जब पावर मिल गया तो हमको पावर जब मिल गया तो हमको मिल जाएगा पावर से क्या, वर्क। वर्क का मतलब कार्य, वर्क का मतलब कार्य। क्लियर है? अब हमको थर्मो का मतलब, एक्चुअली थर्मो एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, वर्ड है थर्म। थर्म का मतलब होता है हीट। क्लियर है? तो थर्म का मतलब हीट, हीट का मतलब ऊष्मा, डायनेमिक से मोशन, मोशन से पावर मिलेगी, पावर से मिलेगा वर्क। ठीक है? पावर से हमको मिलेगा वर्क, और जब हमको वर्क मिल जाएगा फिर हम क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स का जो मेन एम है ना भैया, वो क्या है, यहां से ये पाना, मतलब हीट को वर्क में कन्वर्ट करना या ऊष्मा को कार्य में कन्वर्ट करना। ऊष्मा को कार्य में कन्वर्ट करना या हीट को वर्क में कन्वर्ट करना इज बेसिक फंडा ऑफ ऊष्मागतिकी और थर्मोडायनामिक्स। समझ आया बेसिक डेफिनेशन? अभी हम थर्मोडायनामिक्स को स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं थर्मोडायनामिक्स के वर्ड का। अच्छा, ये जो थर्मोडायनामिक्स का वर्ड है ना भैया, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया पता है? थर्मोडायनामिक्स का वर्ड जो है, इसको फिजिक्स में सबसे पहले जिसने इंट्रोड्यूस किया उसका नाम था लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन एक ऐसे फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थर्मोडायनामिक्स नाम के शब्द को सबसे पहली बार फिजिक्स में इंट्रोड्यूस किया। क्लियर? अभी हम थर्मोडायनामिक्स के बेसिक को देखते जाइए, एकदम बेसिक से निकलिए और ऊपर तक चलिए। अब देखिए, तो लॉर्ड केल्विन ने जब सबसे पहली बार फिजिक्स में वर्ड इंट्रोड्यूस किया थर्मोडायनामिक्स, तो लोगों ने पूछा अच्छा एक बात बता केल्विन। बोले हाँ भैया पूछो। बोले इसका काम क्या है? बोले इसका काम सिंपल है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करना। लोग बोले कैसे? बोले बाइक में पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल जलता है, हमको क्या मिलता है, बाइक का व्हील मूव करता है, कार का व्हील मूव करता है, गति मिल रही है। जब गति मिल रही है तो वर्क हो रहा है। जब तक जिंदगी में आप मूव नहीं करोगे वर्क कैसे करोगे? अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, ऐसे खड़ा हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, अगर मैं काम तब करूंगा जब मैं मूव करूंगा। इस बात को ध्यान रखना, जिंदगी में काम तभी होगा, कार्य तभी होगा जब आप मूवमेंट करोगे, जब आप जिंदगी में चलोगे तभी काम होगा, अदरवाइज कभी भी जिंदगी में काम नहीं होगा। इतना क्लियर है? चलिए, तो अब ये रहा थर्मोडायनामिक्स के बेसिक शब्द के बारे में। तो बाइक में क्या होगा, हीट से हमको वर्क मिलता है, मतलब बाइक के अंदर जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स हमारा जो है वो थ्योरी है। अब बाइक में आप पेट्रोल डाला, आपने बाइक से हमको वर्क मिला, ये थ्योरी है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? थर्मोडायनेमिक्स को अगर प्रैक्टिकली आपको यूटिलाइज करना है तो यू हैव टू इंस्टॉल एन इंजन विद इन द बाइक एंड दैट इज कॉल्ड आईसी इंजन, अदरवाइज और एल्स इट इज कॉल्ड इंटरनल कंबस्शन इंजन। आर वी क्लियर? ओके, तो भैया थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हमने देखा, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है बेसिकली हीट को वर्क में कन्वर्ट करना। अभी हम देखेंगे कि हीट कैसा फॉर्म है एनर्जी का और वर्क एनर्जी का कैसा फॉर्म है। क्लियर? ये सब अभी हम देखेंगे आगे। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक मतलब है हीट को वर्क में कन्वर्ट करना। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन जो अक्सर लोग इंटरव्यू में पूछ देते हैं। इंटरव्यू में लोग एक क्वेश्चन पूछ देते हैं कि भैया
अच्छा, इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय इंटरव्यू? इंटरव्यू का मतलब आपके इंटर में व्यू करना, आपके अंदर झांक के देखना कि आपके अंदर कितनी औकात है, कितनी ताकत है, उसको देखना। तो इंटरव्यू में लोग एक क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बेटा एक बात बता, जब थर्मोडायनामिक्स का मतलब होता है हीट को वर्क में कन्वर्ट करना, मतलब आप कहीं ना कहीं हीट के ट्रांसफर की स्टडी कर रहे हो, हीट ट्रांसफर हो रही है तभी हमको वर्क मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वी आर डीलिंग विद द हीट ट्रांसफर। थर्मोडायनामिक्स में वी आर डीलिंग विद हीट ट्रांसफर। तो लोग ये बोलते हैं कि अगर यार थर्मोडायनामिक्स में हीट ट्रांसफर के बारे में हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास एक सब्जेक्ट और भी तो है, क्या? HMT, हीट एंड मास ट्रांसफर, उसमें भी तो हम हीट ट्रांसफर की बात करते हैं। हम थर्मोडायनामिक्स में भी देखिए, अगर हम थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो इसमें भी हम क्या करते हैं? हीट ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं। हीट ट्रांसफर होगी हमको वर्क मिलेगा, और HMT में भी हम हीट ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं। तो लोगों ने ये पूछा कि भैया जब थर्मोडायनामिक्स भी हीट ट्रांसफर से डील करती है, हीट ट्रांसफर से डील करती है, और HMT भी हीट ट्रांसफर से डील करती है, तो मेरे लाल ये बताओ कि दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी हीट ट्रांसफर है और ये भी हीट ट्रांसफर है, और अगर दोनों सेम है तो पढ़ क्यों रहे हो? एक तो वैसे नहीं झेला जा रहा, दूसरा और लगा दिया बीच में, है ना? तो ये भी हीट ट्रांसफर बता रहा है और ये भी हीट ट्रांसफर बता रहा है। So what is the difference between thermodynamics and HMT? This is a very critical point and you have to be very clear about that. You have to be very clear about fundamentals. Fundamentals are always called fundamental because without knowing funda you are just like a mental. That's why it is called fundamental. Okay. So okay. अब हम देखते हैं बात, हीट ट्रांसफर ये भी डील कर रहा है, हीट ट्रांसफर से ये भी डील कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दिमाग को खोलिए, ध्यान से देखिए, एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं आपको। चलिए बताते हैं क्या डिफरेंस है। ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हम सिर्फ थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, टेंशन ना लो, एकदम आराम से पढ़ो। एवरी कंसेप्ट विल बी थॉरोली क्लियर्ड, every concept will be cleared in a neat and crystal clear fashion. So don't worry about thermodynamics. Leave it to me. I will cover all your doubts. Okay? See, ये आप हैं, कौन है? तुम, ये तुम हो। सुबह उठते हो, जितने बजे उठते होगे, मान लीजिए 7 AM पे आप सुबह उठते हैं। आप सुबह उठते हैं 7 बजे, और उठते ही जैसे कि आदत होती है, मेरी तो है भैया, आपका पता नहीं, आप सुबह उठते हैं और चाय का कप लेके बैठ जाते हैं। दिस इज योर टी। टी मतलब हॉट टी, हॉट टी, गरम चाय। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसे पिलाने वाली हो। तो आप सुबह सुबह उठते हैं, चाय का कप लेके बैठते हैं। सिंपल सी बात है, चाय तो गर्म ही होगी, ठंडी तो होगी नहीं। मान लीजिए चाय का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए चाय का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। अभी सेल्सियस क्या है पता है? सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की और कितनी यूनिट हम जानते हैं? सेल्सियस जानते हैं, केल्विन जानते हैं, फ़ारेनहीट जानते हैं। मेन यूनिट हम यही जानते हैं टेम्परेचर की। हम वो सब भी देखेंगे, हम टेम्परेचर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है। कोई भी वर्ड दिमाग में छोड़ना मत, टेम्परेचर है उसको भी पकड़ो और पूरा खींच लो कि टेम्परेचर के बारे में भी स्टडी करो। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर होता क्या है? तो टेम्परेचर क्या होता है? लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट टेम्परेचर। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट व्हाट इज टेम्परेचर? हाउ कैन यू डिफाइन टेम्परेचर? हाउ कैन यू डिफाइन तापमान? देखिए, जब भी आपको कभी डाउट हो, जब भी आपको कभी डाउट हो, तो जब भी इंसान संकट में होता है, मुश्किल में होता है, क्या करता है? मम्मी को याद करता है ना। ठीक है, तो आप भी अपनी माँ को याद कीजिए, मतलब हिंदी को याद कीजिए। हिंदी हमारी माँ है, हिंदी को याद कीजिए। टेम्परेचर अगर आप बोलेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर तापमान बोलेंगे ना तो समझ में आएगा। तापमान, ताप का मान, ताप को नापना। टेम्परेचर इज मेजरमेंट ऑफ हीट, तापमान। किसी बॉडी के अंदर, मान लीजिए कि ये मेरा एक पानी का बोतल है, ये ठंडा है। इस बॉडी के अंदर
कितनी हॉटनेस है, कितनी गर्माहट है या कितनी ठंडक है, कितनी कोल्डनेस है, उसका माप, उसका मेजरमेंट इज कॉल्ड टेम्परेचर. सो टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इनसाइड अ बॉडी. ओके, चलिए, तो सुबह सुबह आप बैठते हैं, 60 डिग्री सेल्सियस पे आपकी चाय है, तो चाय गर्म होगी. जब चाय गर्म होगी तो चाय से भाप, वेपर, ये सब बाहर निकलते रहेंगे. चाय अपने टेबल पर रखी और चाय को खुला छोड़ दिया और इससे हीट इधर उधर अत्र तत्र सर्वत्र बिखर रही है. क्लियर है? अब भैया जब हीट डिसिपेट होगी, चाय के अंदर से बाहर हीट निकलेगी, तो चाय का टेम्परेचर डाउन होगा. आपके जेब में पैसा है तो गर्मी बहुत ज्यादा है. टेम्परेचर, किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा कब होता है? लोग बोलते हैं भैया बहुत गर्मी है क्या, मतलब जेब में बहुत ज्यादा पैसा है क्या? तो अगर पैसा बाहर निकलेगा तो आपकी गर्मी ऑब्वियसली कम होगी. तो यहां से जब हीट बाहर निकलेगी तो चाय का टेम्परेचर धीरे 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 डाउन होगा. अब मान लीजिए कि आप, चाय खुली है आपकी, हीट बाहर निकल रही है, यहां पे आपका फोन रखा है, जो सबसे बड़ी बीमारी है जिंदगी की. फोन आपका रखा है, मैडम का फोन बज गया, गर्लफ्रेंड का फोन बज गया, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलने के लिए आप फोन लिए, मम्मी यहां बैठी, मम्मी के सामने बात कर नहीं पाओगे, साइड में गए यहां पे और यहीं खड़े होके 10-15 मिनट तक आपने मैडम से बात कर ली. क्लियर? जब आप 15 मिनट के बाद लौट के आए तो टाइम कितना हो रहा था? 7:15. ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनिए. 7:15 हो रहा था 15 मिनट के बाद जब आप बात करके आए मैडम से. आप तो खुश थे, बात हो गई सुबह सुबह. लेकिन ये चाय, आहा, चाय क्या होगा? ठंडा, ठंडी. चाय क्या होगी? ठंडी. 60 से इसका टेम्परेचर गिरेगा. मान लीजिए 15 मिनट के बाद ये चाय ठंडी हो गई और इसका टेम्परेचर आ गया 20 डिग्री सेल्सियस. गर्म चाय तो ठंडी हो गई, पूरा समय तो यहां चला गया, तो चाय ठंडी हो गई. जब चाय ठंडी हो गई, अब आपको ये इस बात की टेंशन खाई जा रही है कि चाय ठंडी क्यों हुई? चाय ठंडी इसलिए हुई क्योंकि चाय का टेम्परेचर था 60 डिग्री सेल्सियस. एनवायरमेंट, रूम का टेम्परेचर कितना होता है जनरली? 27 डिग्री सेल्सियस. यहां टेम्परेचर ज्यादा, यहां टेम्परेचर कम, तो टेम्परेचर का डिफरेंस है ना, उसकी वजह से एक एनर्जी फ्लो होगी यहां से यहां, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, और उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? हीट. Heat is a kind of energy which flows because of temperature difference. Which flows because of temperature difference. Wherever there is a temperature difference, there will be flow of energy, and that energy is called heat. Clear है? Heat को भी डिफाइन कर लिया हमने, टेम्परेचर को भी हमने डिफाइन कर लिया. 60 डिग्री से 27 डिग्री आपका एनवायरमेंट है, तो चाय में हीट यहां से निकली और यहां तक फ्लो हुई, और मान लीजिए आपका टेम्परेचर गिर के आ गया 20 डिग्री सेल्सियस और से 30 डिग्री सेल्सियस, जो भी आप अज्यूम कर लो. अब दो भाई में झगड़ा हो गया, थर्मोडायनेमिक्स और एचएमटी. दोनों हीट ट्रांसफर के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन इसे बताएगा कौन? अब देखिए, ध्यान से समझिए. थर्मोडायनेमिक्स क्या बताएगा? इस चाय का टेम्परेचर 60 डिग्री से 30 डिग्री तक क्यों आया? क्योंकि हीट ट्रांसफर हुई. तो कितना हीट ट्रांसफर हुई कि इसका टेम्परेचर 60 से 30 तक आ गया? 60 से 30 तक लाने में कितना हीट ट्रांसफर हुआ, यह बताएगा थर्मोडायनामिक्स. सिर्फ हीट का अमाउंट कितना यहां से यहां उड़ के गया, वो बताएगा थर्मोडायनामिक्स. फिर एचएमटी क्या बताएगा? एचएमटी ये बताएगा कि किस रेट से हीट ट्रांसफर हो रहा है. मतलब 7 बजे इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस था, 7:01 पे कितना हुआ होगा, 7:02 पे कितना हुआ होगा, 7:03 पे कितना हुआ होगा, 7:15 पे कितना हुआ होगा, 7:10 पे कितना हुआ होगा. यह सब बताएगा कौन? हीट ट्रांसफर. थर्मोडायनेमिक्स हमें सिर्फ यह बताता है कि हीट कितनी ट्रांसफर हुई है, समय के साथ नहीं, टोटल. हीट ट्रांसफर हमको ये बताता है कि हीट किस रेट से ट्रांसफर हो रही है. दैट इज व्हाई एचएमटी always deals with heat transfer rate, whereas thermodynamics tells us about the amount of heat that is being transferred. क्लियर है इतना? क्लियर है ना? चलिए, तो समय के हिसाब से कितना ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, कितना हीट का फ्लो हो रहा है, वो बताएगा एचएमटी, और टोटल कितना हीट फ्लो हुई है वो बताएगा
थर्मोडायनेमिक्स। इसीलिए यही कारण है कि जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो हम हीट ट्रांसफर की यूनिट जनरली जूल पढ़ते हैं। जूल, जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर। और जब हम हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं तो जूल पर सेकंड, क्योंकि हर सेकंड कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? वाट। पता है आपको बिजली का बल्ब, ट्यूबलाइट वॉट में होती है। वॉट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकंड। पर सेकंड वो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है ये बताता है HMT। सो आई थिंक वी आर क्लियर अबाउट थर्मोडायनेमिक्स एंड HMT डिफरेंस। क्लियर है? चलिए अब कुछ टेम्परेचर की बातें कर लेते हैं। कुछ बात कर लेते हैं टेम्परेचर के बारे में। अभी हम थर्मोडायनेमिक्स में एंटर ही नहीं किए हैं, अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। आइए टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब ताप का मान, दैट इज तापमान। ठीक है, आइए टेम्परेचर जो है इसकी हम जनरली 3 यूनिट पढ़ते हैं। जनरली 3 यूनिट पढ़ते हैं। डिग्री सेल्सियस, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहीट, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट और केल्विन। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट और केल्विन। केल्विन में डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है, केल्विन अपने आप में ही डिग्री का मेजरमेंट है, तो केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाया जाता। केल्विन को हम सिर्फ के लिखते हैं, डिग्री फ़ारेनहीट लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। क्लियर है? आइए कुछ चीजें बेसिक देखते हैं। ये आपको पता होगा, मैं 2 चीज की बात कर रहा हूं, एक पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और एक पानी का बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से समझिए, मैं पानी का फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, हिमांक, हिमांक हिम का अंक जिसमें पानी फ्रीज बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक जिसमें पानी उबल जाएगा। अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि भैया एक बात बताओ कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, क्या बोलोगे? 0 डिग्री सेल्सियस जनरली, यही बोलोगे। मैं बोलूं पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट पानी, दैट इज H2O लिक्विड, आई एम टॉकिंग अबाउट पानी। तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे कोई पूछे पानी का बॉइलिंग पॉइंट, आप बोल दोगे 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर आप ऐसा बोल दिए इंटरव्यू में, एग्जाम में बोलेगा बेटा उठो, उठो, उठ गए, बोलेगा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलने जाओगे, बोलेगा दरवाजा बाहर से बंद करना और चले जाओ बाहर। गलत है ये। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप कभी किसी से बोलोगे तो ये बोलोगे सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस ओनली एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिर्फ एक वायुमंडलीय दाब पे ही पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सिर्फ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब बात कर लेते हैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, 1 atm प्रेशर। ध्यान रखिएगा अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट नहीं किया है, वी आर जस्ट हैविंग एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है ये आप सबको पता है, अगर नहीं पता तो नोट कर लीजिए, 101325 पास्कल। पास्कल वॉज द नेम ऑफ फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट, और पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक वायुमंडलीय दाब का मतलब 1,01,325 पास्कल, वेरस 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस स्केल को बिल्कुल ध्यान से समझिए, एक एक चीज अपने दिमाग में फिट रखिए, कुछ भी भूलिए मत। जितने डिस्कशन चल रहे हैं ये हाईली टेक्निकल पॉइंट पे चल रहे हैं, तो इन सब चीजों को बिल्कुल ध्यान रखिए, क्लियर? दिमाग में फिट रखिए। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए अभी हम देखेंगे इसके बारे में भी, ये कौन सी बला है, ये वही प्रेशर है। सोचिए 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर आपके बॉडी पे 24 घंटे लग रहा है।
और यही कारण है कि जब हम दिन भर काम करते हैं और शाम को घर जाते हैं तो फटीग इतना फील होता है कि थक के लेट जाते हैं, इस प्रेशर की वजह से। ये प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी एयर के पार्टिकल्स हैं, डस्ट के पार्टिकल्स हैं, जो भी है एटमॉस्फेयर में, वो हमारे ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, जितना हमको दबाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए, तो मैंने ये देखा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, आप बोलोगे सर 100 डिग्री सेल्सियस ओनली एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अभी मैं स्टैंडर्ड मान लेता हूं कि हम सिर्फ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो पानी का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? हाँ, अगर आपसे कोई ये बोलता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या करोगे? गलत है? नहीं, सही है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस होता है, गलत है? नहीं, सही है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रेशर। प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है हर चीज। टेंशन ना लो, जब हम आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में, ये चीजें आपको एकदम समझ में आएंगी। तब आपको समझ में आएगा कि इससे और इससे क्या रिलेशन होता है। तब तक थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और बेसिक में भी दिमाग लगाइए। क्लियर? चलिए, अब 0 डिग्री सेल्सियस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और 100 डिग्री सेल्सियस पानी का बॉइलिंग पॉइंट एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब अगर आपसे मैंने बोला कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, ध्यान से समझिए, आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? बेसिक चीज है, आप जानते होंगे, 273.15 हम ऐड कर देते हैं। जब हम 273.15 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमको केल्विन स्केल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछे कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन स्केल पे बताइए, तो आप बोलोगे इसमें क्या है? 0 प्लस 273.15 बराबर कितना आ गया? 273.15 केल्विन। दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल। आपसे कोई पूछे, अच्छा एक बात बता, बोलो क्या? बोले तो ये बताओ कि केल्विन स्केल पे बता दो पानी का बॉइलिंग पॉइंट। बोलो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ले 100 क्या सेल्सियस में प्लस 273.15 कितना आ गया? 373.15 केल्विन। पानी का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन स्केल पे लिख लीजिए। ये हो गया भैया 273.15 केल्विन और ये हो गया 373.15 केल्विन। समझ रहे हैं ना? पानी का फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस पे, बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस पे, फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन पे, बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पे। क्लियर? अब देखिए, अब आते हैं फॉरेन हीट में। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, ओएनजीसी का पेपर था 2012 का। ओएनजीसी का पेपर था 2012 का। एक क्वेश्चन उसमें पूछ लिया था अंग्रेजी वाले सेक्शन में, अंग्रेजी का उसमें सेक्शन था, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट विल बी द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फॉरेन हीट। कैन यू इमेजिन द क्वेश्चन? कैन यू गेस दिस क्वेश्चन? आप उम्मीद कर सकते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, लेकिन कुछ भी पूछ सकते हैं भैया। उनका अपना एक ढर्रा है, अपना पैमाना है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो फॉरेन हीट की स्पेलिंग क्या होती है देख लीजिए। पहले क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, इसको आप कैसे पढ़ेंगे? देखिए, फाहरन, फाहरन, HEIT, फॉरेन हीट। फॉरेन हीट, कई लोग फॉरेन हाइट पढ़ते हैं, कई लोग फॉरेन हीट पढ़ते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है ब्रिटिश के और यूएस के। तो फॉरेन हीट इसको पढ़ते हैं और स्पेलिंग ध्यान रखिए, फाहरन, HEIT, हीट। कई सारी स्पेलिंग आपको कंफ्यूज कर सकती है। जैसे आप बार बार एक वर्ड सुनेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, बहुत फ्रीक्वेंटली सुनेंगे, जिसका नाम है निर्वात, जहां हवा ना हो, निर्वात। और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैक्यूम। वैक्यूम। ये स्पेलिंग मैं आपसे क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये वो स्पेलिंग है जो आप लिखते हो, ये वो स्पेलिंग है जो आप लिखते हो, बट ये स्पेलिंग सही नहीं है। शॉक्ड? किसी किताब में ऐसा आपने नहीं पढ़ा, किसी कॉपी में ऐसा आपने नहीं पढ़ा, ये आपके दिमाग की खुद की उपज है, आपने ये लिख लिया। दिस स्पेलिंग इज नॉट करेक्ट। करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है वैक्यूम की? VACUUM। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वैक्यूम। चलिए, सब तो छोटी मोटी बातें हैं, हमारा डिस्कशन ये नहीं है। अच्छा, फॉरेन हीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, आप फॉरेन हीट, आपको डिग्री सेल्सियस से फॉरेन हीट में जाना है। आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे 9/5C समथिंग प्लस 32 करके,
वो आप यूज ही मत करो, मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, आप सिर्फ वही यूज करिए। जो भी टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है उसमें आप 1.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 को ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा फ़ारेनहीट। सारे कन्वर्जन बिल्कुल रट लेना, ध्यान से समझ लेना। जो भी टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है सबसे पहले आप उसमें 1.8 1.8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 32 ऐड कर लीजिए। क्लियर है? तो एक मैं फॉर्मूला छोटा सा लिख देता हूं यहां पे, फ़ारेनहीट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस 32। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि बताओ पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है फ़ारेनहीट स्केल पे, आप बोलोगे लो 1.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 इंटू 1.8 कितना हो गया 0, 0 प्लस 32 कितना आ गया 32। इस पे आ जाओ, 100 इंटू 1.8 डिग्री सेल्सियस में 1.8 से मल्टीप्लाई करना, तो 100 इंटू 1.8 कितना हो गया 180 में आपने 32 जोड़ दिया, कितना आ गया कैलकुलेट कर लीजिए 212 डिग्री फ़ारेनहीट। 100 इंटू 1.8 प्लस 32, 100 इंटू 1.8 180 में 32 जोड़ना है, बहुत कठिन काम है, कैलकुलेटर निकाल लो, साइंटिफिक मोड ऑन कर लो, 180 में 32 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 212। तो कुल मिला जुला के 212 डिग्री फ़ारेनहीट पानी का बॉइलिंग पॉइंट और 32 डिग्री फ़ारेनहीट पानी का फ्रीजिंग पॉइंट ऑन फ़ारेनहीट स्केल। क्वेश्चन बताऊं, अभी 2015 आरआरबी जेई 2015-2016 मुझे एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं है, 2015-16 आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा कि दो पानी के गिलास हैं, मान लीजिए ये पानी की गिलास है और ये पानी की गिलास है, दोनों में पानी भरा हुआ है, एक का टेम्परेचर है 25 डिग्री फ़ारेनहीट। तो लेट मी रब दिस, थोड़ा रब कर लेता हूं, अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट स्केल है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अभी हम थर्मोडायनामिक्स के बेसिक में, अभी थर्मोडायनामिक्स में गए ही नहीं है, शुरू ही नहीं किया है। क्लियर? तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं आरआरबी जेईई का, समझिए। क्वेश्चन में ये पूछा कि हमारे पास दो ग्लास हैं, ध्यान से समझिए, दोनों में पानी भरा हुआ है, मजा आ रहा है ना, दोनों में पानी भरा हुआ है, एक में पानी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और एक में पानी का टेम्परेचर है 25 डिग्री फ़ारेनहीट। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, दोनों में, आप यहां खड़े हो, आपने दोनों में 1 रुपए का सिक्का फेंका, इसमें भी, और 1 रुपए का सिक्का आपने फेंका इसमें भी। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन से वाले ग्लास में सिक्का पहले बॉटम को टच करेगा, किस वाली ग्लास में सिक्का पहले तलहटी को छू लेगा, बॉटम को टच कर लेगा। सोचिए, दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज करिए, आंसर खोजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए, अदरवाइज मैं तो हूं ही बताने के लिए। आया आंसर? नहीं आया? चलिए ठीक है, मैं बताता हूं, अगर आंसर आया तो कमेंट करिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस अगर ग्लास का टेम्परेचर है, मतलब पानी की अवस्था में है, तो सिक्का आपने फेंका, सिक्का नीचे पहुंच गया। लेकिन अगर 25 डिग्री फ़ारेनहीट में पानी है तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था फ़ारेनहीट स्केल पे, अभी हमने देखा था 32। जब 32 डिग्री पे पानी फ्रीज हो गया है तो 32 से नीचे आओगे फिर तो पानी एकदम बर्फ बना होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री फ़ारेनहीट पे पानी नहीं होगा, पानी बर्फ होगा। क्यों? क्योंकि फ़ारेनहीट पे पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहीट है, उससे नीचे और आओगे तो पानी बर्फ की पोजीशन में जाता जाएगा, पानी बर्फ बनता जाएगा। तो 25 डिग्री फ़ारेनहीट पे पानी नहीं है, पानी बर्फ है। और बर्फ में सिक्का मुझे तो नहीं लगता नीचे आ जाएगा। अब रजनीकांत हो तो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है कि बर्फ में सिक्का नीचे नहीं आ पाएगा, है ना, इसमें आ जाएगा क्योंकि इसमें पानी है। तो टिक क्या करोगे? ऑप्शन ये 25 डिग्री सेल्सियस जिसमें पानी है का टेम्परेचर है या पानी का टेम्परेचर है, उसमें सिक्का जल्दी नीचे पहुंच जाएगा। और जिसमें 25 डिग्री फ़ारेनहीट है वो बर्फ है और अपने ही पानी पर पिघलना बर्फ का मुकद्दर होता है, तो इसमें सिक्का नीचे नहीं आ पाएगा। क्लियर है? ये हमारा डिस्कशन किसके बारे में था? सेल्सियस और फ़ारेनहीट के बारे में। आई थिंक
दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू? शुड आई प्रोसीड? ओके, नोट कर लीजिए कुछ अगर इंपॉर्टेंट लगे तो। हाँ, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, नोट्स मेरे प्रॉपर बनाइएगा, यूज डिफरेंट डिफरेंट पेन्स, हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पार्ट, नोट्स प्यार से बनाइए, और जब आप लास्ट में पढ़ेंगे ना, आपको उतना ही मजा आएगा जितना मजा आपको पार्क में जाके मिलने में आता है, उतना ही मजा आएगा आपको। बस नोट्स में कलर रखिए, जिंदगी में कलर रहे, नोट्स में कलर रहे तो जिंदगी हंसी हो जाती है और नोट्स भी अच्छे बन जाते हैं और आपको पढ़ने में खूब मजा आएगा। अब ऐसे ही पूरा रगड़ दिया, यूं कर दिया कॉपी में, तो क्या मजा आएगा पढ़ने में? कुछ नहीं आएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्लियर? अब आते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। अब चलेंगे हम पढ़ने ऊष्मागतिकी। बोलिए राधे राधे। अब हम शुरू करेंगे थर्मोडायनामिक्स। चलिए, बड़ी सी हेडलाइन डालिए नोट के फ्रंट पे, जिसका नाम होगा थर्मोडायनामिक्स। वर्ड का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा भैया। हीट है, थर्मो का मतलब, डायनामिक्स का मतलब गति है, मोशन है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। चलिए, तो थर्मो, हीट, डायनामिक्स, मोशन। मोशन का मतलब, मोशन मिलेगी तो क्या मिलेगा? पावर, और पावर से हमको क्या मिल जाएगा? अगर आपके पास हाथ में शक्ति है, ताकत है, तो काम तो कर ही सकते हो, पावर है तो वर्क मिल जाएगा। तो थर्मोडायनामिक्स का काम है हीट को वर्क में कन्वर्ट करना। अब सुनो थर्मोडायनामिक्स की बेसिक जानकारी और डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन सुन लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। थर्मोडायनामिक्स इज अ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। Thermodynamics is a science of energy transfer. Heat is also an energy, work is also an energy. So thermodynamics is a science of energy transfer which deals with conversion of heat into the work. Definition ध्यान से सुनिए और चाहे तो आप नोट करिए। Thermodynamics is a science of energy transfer which deals with conversion of heat into work. क्लियर है? ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जो इस बात को बताती है कि ऊष्मा का विनिमय, ऊष्मा का एक्सचेंज वर्क में कैसे हो रहा है, ऊष्मा का रूपांतरण कार्य में कैसे हो रहा है, यह बताता है ऊष्मागतिकी। क्लियर? अब सुनिए। अच्छा, हीट को हम क्वेश्चन एग्जाम में खूब सारे ऑब्जेक्टिव आए हैं, एसएससी का तो लेवल ही ऐसा है, कुछ भी पूछ सकते हैं। एसएससी में क्या पता अगले साल आपको क्वेश्चन पूछ दें कि रजनीकांत के पापा का नाम क्या था, कुछ भी पूछ सकते हैं, उनका अब अलग ही फंडा है। हीट क्वेश्चन एग्जाम पूछ लेते हैं कि देखिए हमारे पास जो एनर्जी है ना, वो दो टाइप की होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी का ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, एक एनर्जी का डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। अब देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि हीट जो है वो एनर्जी का डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। हीट जो है वो एनर्जी का डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, और वर्क जो है वो एनर्जी का एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। एस भी यूज कर सकते हो, जेड भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं फिर से आपसे बता रहा हूं, दैट डिपेंड ऑन एक्सेंट, वेदर यू आर फॉलोइंग ब्रिटिश एक्सेंट और यूएस एक्सेंट। तो आप जेड भी लगा सकते हो, एस भी लगा सकते हो, डजंट मैटर। चलिए, अब देखते हैं ये डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म क्या है और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म क्या है। चलिए, अगेन मेरी फेवरेट चाय। आपने चाय का कप लिया, चाय गर्म है मान लीजिए, टेम्परेचर बढ़ा दो 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब एनवायरमेंट जहां रूम में आप बैठे हो, वो रूम कितने पे है? 30 डिग्री सेल्सियस पे। इस डायग्राम के बारे में इतना कंफ्यूज मत हो, डायग्राम बहुत आसान है, बनाते जाओ, बस समझते जाओ। अभी दिमाग में घुसे तो ज्यादा अच्छा है, कॉपी लिख के क्या करोगे, वो तो जिंदगी में पढ़ाई रहेगा, यहां घुसा लो ज्यादा अच्छा है। सुनिए, चाय 90 पे और एनवायरमेंट रूम किस पे? 30 पे। टेम्परेचर कहां का ज्यादा है? यहां का 90 और यहां पे 30। क्या होगा? एनर्जी का फ्लो होगा। जब भी एक आदमी के पास ज्यादा ताकत हो जाती है तो क्या करता है? पड़ोसी को लात मारता है ना, क्यों? क्योंकि ताकत ज्यादा है। चाचा विधायक है हमारे, विधायक बन गए, बोले हाँ भैया ऐसे कर लो, हाँ भैया वैसे कर लो।
ऊर्जा को ट्रांसफर करा दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, 90 से 30 में हीट फ्लो हुई बिकॉज इसके पास पैसा ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, इसके पास कम है, तो यहां से हीट यहां फ्लो होगी। क्लियर? जब हीट यहां फ्लो होगी, अब आप बताइए, तो क्या हीट ये बोलेगी क्या, नहीं मैं तो यहां से सिर्फ यही इसी रास्ते से फ्लो होंगी, या नहीं मैं तो सिर्फ इसी रास्ते से फ्लो होंगी, ऐसे बोलेगी हीट? नहीं, हीट का कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं है, हीट कहीं भी निकल सकती है किसी भी डायरेक्शन में, चाहे से हीट इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी। कोई ऑर्गेनाइज्ड मैनर नहीं है, कोई एक नियमित ढंग नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म नहीं है, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी, इधर उधर बिखरी हुई, यहां निकल गई, वहां निकल गई, यहां निकल गई, वहां निकल गई, यहां निकल गई, वहां निकल गई, तो बिल्कुल बिखर बिखर के कहीं भी इधर उधर इधर उधर कहीं भी निकल जाएगी। तो हीट क्या है, एनर्जी का एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, इसलिए बोलते हैं हीट इज एन disorganized heat is a disorganized form of energy, whereas work क्या है, वर्क कैसे डिफाइन करते हो भैया, बोलिए, वर्क हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं कि वर्क तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट होगा। ये क्या है, मार्कर, चुपचाप खड़ा है, कोई वर्क कर रहा है नहीं, मैंने फोर्स लगाया, इसको डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितना फोर्स लगाए, जितना दूर तक लेके गए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। क्यों, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस एक अदिश राशि है, whereas डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझिए। आपको दिल्ली से गाजियाबाद आना है, तो आप दिल्ली से पहले मुंबई जाइए, मुंबई से चेन्नई जाइए, चेन्नई से फिर बनारस जाइए, बनारस से फिर गाजियाबाद आइए, वो डिस्टेंस है। और दिल्ली से गाजियाबाद तक का जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस, सबसे शॉर्टकट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर होना चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं वर्क एक एनर्जी का ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, क्योंकि प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हीट एनर्जी का एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है और वर्क एनर्जी का एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। तो हम थर्मोडायनेमिक्स को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर व्हिच टेल्स अस अबाउट how we are going to convert disorganized form of energy into organized form of energy. Disorganized form of energy मतलब heat, organized form of energy मतलब work में कैसे कन्वर्ट होती है, ये बताता है हमको थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है? तो आप इसको नोट कर लीजिए कि हीट एक एनर्जी का डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है और वर्क एनर्जी का एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, और ये डिसऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में कन्वर्जन को ही हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। प्रॉपर मैं डेफिनेशन आपको नोट कराता हूं, अभी आप बस समझ लीजिए। आर वी क्लियर? ओके, रब कर दो, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं रब कर दे रहा हूं। अब नोट कर लीजिए परिभाषा, परिभाषा दूसरों की भाषा, परिभाषा डेफिनेशन। देखिए, थर्मोडायनामिक्स is a science, thermodynamics is a science of energy transfer. Thermodynamics is a science of energy transfer. Thermodynamics is a science of energy transfer which deals with conversion of disorganized form of energy, conversion of disorganized form of energy, disorganized form of energy कौन सी भैया? हीट। किसमें? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब वर्क में।
conversion of disorganized form of energy into organized form of energy। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि हीट एनर्जी का एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है और वर्क एनर्जी का ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। हजारों बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ चुका है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, सो रिमेंबर इट। डेफिनेशन को नोट करिए कि थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर व्हिच डील्स विद कन्वर्जन ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट लेकिन लग गया जिंदगी में, तो जिंदगी क्रिटिकल कंडीशन में आ गई। हीट का कन्वर्जन वर्क में करेगा, हीट का कन्वर्जन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब वर्क में करेगा, बट इन एन एफिशिएंट मैनर मतलब हीट को वर्क में कन्वर्ट तो करे लेकिन कुछ अच्छे ढंग में, उसकी कुछ एफिशिएंसी होनी चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि बाइक खरीद के ले आए, आपने बोला कि मेरी बाइक पेट्रोल से हमको वर्क मिल रहा है, पेट्रोल जल रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, उससे हमको वर्क मिल रहा है और हाँ तो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि बाइक में आपने 20 लीटर पेट्रोल डाल दिया और बाइक चली 2 मीटर, एफिशिएंसी कुछ मिली ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब यह है कि जब आप बाइक में पेट्रोल डालो और बाइक चले तो उसकी कुछ एफिशिएंसी हो, हम वो पढ़ेंगे ना। फालतू चीज क्यों पढ़ेंगे हम? अगर हमको बाइक में एफिशिएंसी भैया मिल ही नहीं रही है तो हम वो चीज क्यों पढ़ेंगे? तो इसीलिए हम कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है कि इट इज अ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर व्हिच डील्स विद कन्वर्जन ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट आई हीट इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट आई वर्क। और अगर बाइक एवरेज नहीं दे रही है ना, 20 लीटर पेट्रोल खा रही है, 5 मीटर चल रही है, तो ऐसे बाइक आप इंजन नहीं कहोगे, कबाड़ा कहोगे। ओके, सो आई थिंक हमारा ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। हमने बहुत सारी चीजें कवर अप कर ली हैं, बेसिक चीजें कवर अप कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सिस्टम, सराउंडिंग की बात करेंगे और बाउंड्री की बात करेंगे और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपने थर्मोडायनेमिक्स के लेवल पे। क्लियर है? तो होमवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए होमवर्क का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।